Good morning, all of you, and my dear student. I hope you are very well at now time. And my name is Sunil Chaudhary, former lecturer mathematics of your best defense coaching GVCC Seeker. Clear? Now we will discuss about 3D geometry. It's topic of 12th class and it's very important for your all defense exam, X group, Navy एंड ND एग्ज़ाम्स. हिंदी जो इसका फॉर्मेट होता है बेटा वो होता है त्रिविमीय ज्यामिति. आज अपन इसका बेसिक कंप्लीट कर लेंगे कि त्रिविमीय ज्यामिति या 3D ज्योमेट्री क्या होता है. उसके लिए थोड़ा मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास में जो ज्यामितियाँ बनने लग जाती हैं या स्टार्ट होती हैं उसके स्टार्ट फॉर्मेट होता है 1D, सेकंड होता है आपके पास में 2D और थर्ड फॉर्मेट जो आज अपना टॉपिक है वो कौन सा होता है 3D. मतलब ज्योमेट्री कहाँ से बनना स्टार्ट होती है 1D, देन 2D से और देन 3D से ज्यामितियाँ बनना स्टार्ट होती है. 1D में आपके पास में एक ही डायमेंशंस काम में आएगा, इसमें 2 डायमेंशंस काम में आएंगे और इसमें कितने डायमेंशंस यूज़ करोगे बेटा आप 3 डायमेंशंस यूज़ करोगे. अब अपने को ये पता होना चाहिए कि ये डायमेंशंस होता क्या है. देखो बेटा जी, किसी भी लाइन को, किसी भी त्रिभुज को और किसी भी आयत को और किसी भी वृत्त को, कोई भी ज्यामिति आप ले लो, इनका मेजरमेंट करने के लिए, इनको मापने के लिए जिस लेंथ की, जिस लंबाई की, जिस परिणाम की जो आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है विमा. उसको बेटा क्या कहा जाता है विमा. मतलब इसकी स्टडी करने के लिए बेसिक जो यूनिट अपन काम में लेते हैं उसे कहा जाता है विमा. उससे क्या कहा जाता है बेटा विमा. वो 1V में भी हो सकता है, वो 2V में भी हो सकता है और वो 3V में भी हो सकता है. तो आज ये क्लियर हो गया कि ये 1D और 2D और 3D होता क्या है. अब बेटा 1D को मैं किसी अनदर टॉपिक में क्लियर करूँगा. आज अपन स्टार्ट करेंगे 3D ज्यामितीज़ क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे कैसे बेटा इनको यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि 3D ज्योमेट्री कौन कौन सी हुआ करती हैं. देखो बेटा 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा घन और घनाभ, पढ़ा था ना. लेकिन आपको वहाँ पे किसी टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि ये कौन सी ज्योमेट्री है. आज आपको ये पता चल जाएगा कि घन घनाभ में कितनी विमा काम में आती है और ये कौन सी ज्योमेट्री होती है. देखना, जो घन और घनाभ होते हैं बेटा ये 3D ज्योमेट्री होती है, क्योंकि जब आप इनका डायग्राम बनाने जाओगे, जब आप इनका चित्र बनाने जाओगे तो आपके पास में एक तो आएगी लंबाई, लेंथ, एक मेरे पास में आएगी चौड़ाई और मेरे पास में एक क्या आएगी बेटा ऊंचाई. तो 3 चीज़ें काम में आ गई ना. जब कोई 3 चीज़ें काम में आ गई तो मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे 3 विमा काम में ले रहे हो. 3 विमा से जो ज्यामिति बनती है वो कौन सी ज्यामिति होती है त्रिविमीय ज्यामिति या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. समझ में आ गया. अब बेटा जब ये 3 त्रिविमीय या 3 विमाओं से जो ज्यामिति बनती है इसकी सबसे खास बात क्या होती है बेटा. आप इसको किसी प्लेन सरफेस पे नहीं बना सकते हो. प्लेन सरफेस का मतलब ये हुआ मैंने इसको वाइट बोर्ड पे आपके जो सामने है उसको मैंने बना तो दिया, लेकिन बेटा यहाँ पे तो लाइन कट रही हैं, एक दूसरे के ऊपर लाइन जा भी रही है और कट भी रही है. मतलब इसको आप प्लेन सरफेस के ऊपर नहीं बना सकते हो. सपोज दैट आपके पास में एक रसगुल्ले का डब्बा है बेटा, चौकोर टाइप में रसगुल्ले का डब्बा है, या आपके क्लासरूम में एक चौक का डब्बा होता है. उसको आप कहाँ रख सकते हो, उसको जब आप टेबल के ऊपर रखोगे तो आप उसमें देखोगे तो उसमें एक लंबाई भी होती है, एक चौड़ाई भी होती है और एक क्या होती है बेटा ऊंचाई भी होती है. 3 चीज़ों से वो बना होता है. तो आप इसको बोर्ड पे एज इट इज़ उसका डायग्राम शो नहीं कर सकते हो. नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब परफेक्ट वो ज्योमेट्री कौन सी होती है बेटा 3D ज्योमेट्री होती है. अब 3D ज्योमेट्री का बेसिक क्या होता है वो समझते जाइए मेरे साथ साथ. सपोज दैट इस 3D ज्योमेट्री को बनाने के लिए अपने पास में कितनी विमा चाहिए 3. मैंने एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया और एक कौन सा एक्सिस ले लिया जेड एक्सिस. यहाँ पे कौन सा बिंदु होता है बेटा मूल बिंदु होता है. और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. एक्स की भी वैल्यू 0 होगी, वाई की भी वैल्यू 0 होगी और बेटा जेड की भी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी. तो मैंने यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट कितने लगा दिए 0, 0, 0. चलो मैं आगे चलता हूँ. सपोज दैट
ये जो y होता है ये x होता है और ये y होता है, ये x और ये z फॉर्म होता है। इन तीनों में अपन एंगल देखेंगे। एग्जैक्ट क्लियर, आप भी जानते हो बेटा ये z ऐसे नहीं होता है। अब बोर्ड पे तो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन ये z यदि अपन देखें ना तो ये सामने होता है, मतलब x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया और z एक्सिस ये हो गया। अब इन तीनों के बीच में आप एंगल देखने जाओगे तो एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा, जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। अब इनके बीच में मैंने कोई बिंदु ले लिया, क्या ले लिया मैंने, कोई बिंदु ले लिया। मैंने उस बिंदु को दे दिया P पॉइंट। इस P पॉइंट को आपने मूल बिंदु से भी मिला दिया, इसका एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाल दिया, एक y एक्सिस पे डाल दिया और एक परपेंडिकुलर, अब z पे तो मैं ऐसे डालूंगा लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ बेटा क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है, तो एक परपेंडिकुलर आपने ऐसे इस पे यूज़ कर दिया। ये भी 90 डिग्री का होगा, ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ में आ गया। एक्स एक्सिस में भी होता है ये पॉइंट, वाई एक्सिस में भी होता है ये पॉइंट और जेड एक्सिस में भी होता है। सपोज दैट मान लो मेरे को कुछ बनाना हो यहाँ पे ए, तो मैं लिख सकता हूँ इसका एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। इसका बेसिक मीनिंग समझना बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो कोई भी बिंदु होता है या कोई भी ज्यामिति होती है, उसको कहीं भी प्रदर्शित करते हैं या बनाते हैं तो दो चीज़ों की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है कि उसकी दिशा कौन सी होती है, मतलब वो एक्स एक्स की तरफ जा रहा है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सेस की तरफ जा रहा है, या वाई के पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है या नीचे की साइड में वाई की नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो एक तो उसकी क्या कंफर्म करते हैं बेटा अपन, दिशा मतलब डायरेक्शन, और एक क्या कंफर्म करते हैं, वो कितनी लंबाई तक है वो बिंदु, या उस लंबाई तक परिणाम कितना है, कितना दूर है वो मूल बिंदु से। इन दो चीज़ों की यदि अपने को आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो मैं एग्जैक्ट उसकी बिंदु की लोकेशन दिखा सकता हूँ। समझ में आ गया। अब देखो बेटा, तो मैंने यहाँ पे दिया एक्स आई वाई जे और जेड की। अब आपको पता है एक्स एक्स की डायरेक्शन हमेशा आई में होती है, वाई की डायरेक्शन जे में होती है और जेड की डायरेक्शन किस में होती है बेटा, के फॉर्म में होती है। एक्स एक्स की डायरेक्शन आई फॉर्म में होती है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे फॉर्म में होती है, जेड एक्स की डायरेक्शन किस में होती है बेटा, के फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया। अब ये एक्स और वाई और जेड अपने को क्या बताते हैं, ये एक्स बताता है कि एक्स आई दिशा में मेरा मान कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, वो ये पॉइंट होगा। जे डायरेक्शन में कितना मान है और के डायरेक्शन में कितना मान है। जो भी ये मान होते हैं ये कहाँ से पता चलते हैं बेटा अपने को, एक्स वाई और जेड का जो संख्यात्मक मान होता है वहाँ से पता चल जाते हैं। सपोज दैट मैंने ए वेक्टर बना दिया 2i प्लस 3j प्लस के 5k बना दिया। अब कोई पूछे इसमें एक्स एक्स का मान कितना है, तो आप बताओगे 2, वाई एक्सिस का मान कितना है 3, जेड एक्सिस का मान कितना है बेटा 5, एक्स एक्स का मान कितना है 2, वाई एक्सिस का मान कितना है 3, जेड एक्स का मान कितना है 5। तो एक्स पे कितना जाऊंगा 2, वाई पे कितना जाऊंगा 3 और जेड पे कितना जाऊंगा 5। अब बेटा ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको बोला करते हैं अपन दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। दिक् का मतलब होता है दिशा और अनुपात एक्सक्यूज मी, दिक् का मतलब होता है बेटा दिशा और अनुपात का मतलब होता है कि उनका जो लोवेस्ट फॉर्म है, कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर आया वो कितना आ रहा है, वो होता है हमेशा दिक् अनुपात। क्लियर हो गया। दूसरा मैं चलता हूँ, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है डायरेक्शन रेशो। इसका जो इंग्लिश फॉर्मेट होता है वो क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशो। दूसरा इसमें आता है दिक् कोज्जा। क्या आता है, दिक् कोज्जाएं। अब दिक् कोज्जाओं का इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। इसका जो बेटा शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है dr और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है dc। मतलब दिक् अनुपात को अपन क्या बोलेंगे शॉर्ट में dr और दिक् कोज्जाओं को अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे dc। समझ में आ गया। आगे सुनो बेटा,
तो जब अपने पास में कोई P पॉइंट है तो मैं सोच सकता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई जेड। ये एक्स एक्स पे भी कोई मान ले रहा होगा, वाई एक्सिस पे भी कोई मान ले रहा होगा और जेड एक्सिस पे भी कोई मान ले रहा होगा। अब बेटा इतने बड़े डायग्राम में आपको बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, ये आप देख सकते हो। तो मैं इनकी एक एक स्टडी करता हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टडी करता हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। और लास्ट में अपन इस डायग्राम को वापस यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक चीज़ें आई थी वो कैसे कैसे यूज़ करी थी। तो पहले मैं एक्स वाई में डायग्राम बनाता हूँ। कोई P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड में लो तो कितना हो जाएगा जेड। ये कितना हो गया एक्स वाई, इसको ओरिजिन से मैच कर दिया और ये एक्सिस पे कितना डिग्री का एंगल हो गया बेटा जी, 90 डिग्री का। बेटा 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। ये मेरे पास में क्या हो गया, लंब। ये मेरे पास में क्या हो गया, आधार। ये तो पता ही आपको, छोटी से छोटी क्लासों में इसे पढ़ते आ रहे हो आप, फिर भी मैं वापस बता देता हूँ। 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके सामने हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है और वो कौन सी होती है बेटा, कर्ण। एक जो मेरे पास में लंब होता है वो 90 डिग्री की लाइन होती है और जो थर्ड मेरे पास में भुजा बच जाती है, जो साइड मेरे पास में लास्ट वाली है, उसको क्या बोला करते हैं अपन, आधार। अब मेरे पास में x का मान दिया गया है और ये P बिंदु का मेरे को वैल्यू दिया गया है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण बेटा ये क्या होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय फलन होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। एक बार मैं इन शब्दों को वापस बोलता हूँ मैं। पहला होता है टॉपिक दिक् अनुपात, दूसरा क्या होता है, दिक्कोज्या। दिक् अनुपात उस दिशा का कितना अनुपात है जो होता है एक्स वाई जेड। दिक्कोज्या उसमें पर्टिकुलर कितना कोण बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि दिक् अनुपात होता है संख्यात्मक मान, जिसको सॉल्व करने के बाद में अपने को जो संख्यात्मक मान मिलता है, या अपन बोल सकते हैं एक्स वाई जेड के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, दिक् अनुपात। बट बेटा वो रेखा या वो बिंदु त्रिविमीय ज्यामिति में अलग अलग एक्सों के साथ में कितने कितने कोण बना रहा है, वो क्या होता है, दिक्कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीसी। तो मैंने यहाँ पे पहला एंगल देखा तो वो किस में बन गया बेटा, कॉस थीटा में। समझ में आ गया। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा अपन। तो पहला जो एंगल बन गया एक्स एक्स के सापेक्ष, जो एंगल बन गया एक्स एक्स के सापेक्ष जो एंगल बन गया वो हो एज्यूम कर लिया कॉस अल्फा। दूसरा y के सापेक्ष यदि कोई एंगल बन गया उसी मेथड से उसको मैंने बोल दिया कॉस बीटा। और z के सापेक्ष यदि कोई एंगल बन गया तो उसको बोलते हैं अपन कॉस गामा। बेटा ये क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दिक्कोज्याएं। किसकी दिक्कोज्याएं, यदि अपन कोई 3D ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी बिंदु होता है या फिर कोई भी रेखा होती है, वो एक्सों के साथ में कितना कितना कोण बना रही है, इन कोणों का जो वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर हो गया। अब इधर मैं कंपेयर कर देता हूँ डी आर का, इधर कंपेयर क्या करता हूँ डी आर को। बेटा डी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियो, या हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात इसका जो नोटेशन होता है उसको शो करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। पहला दिक् अनुपात, दूसरा दिक् अनुपात और तीसरा दिक् अनुपात। अब मैं वापस दिक् को जो बता, बेटा दोनों टॉपिक को मैं कंपेयर में पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखना कॉस अल्फा ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मैंने मान लिया x, कर्ण मैंने मान लिया r। यहाँ पे आधार मैंने मान लिया y अपॉन आर और यहाँ पे मेरा हो गया z अपॉन आर। अब आपको पता है जब अपन ने पहली ज्योमेट्री बनाई थी 3D ज्योमेट्री, तो उसमें P पॉइंट यहाँ पे लिया था, उसके कोऑर्डिनेट हुआ करते थे x, y, z। और जब जो लेंथ लेते हैं इसका जो मापांक या परिणाम आता है वो आता है x², y² और z²। ये कॉन्सेप्ट से मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, समझना बेटा जी। यहाँ से एक फॉर्मूला बना, दोनों का स्क्वायर किया मैंने, कॉस स्क्वायर अल्फा
कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन टर्म क्या बेटा, कॉमन टर्म को मैंने हर में से निकाला तो कितना हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। अपर टर्म्स को देखने जाओ थोड़ा सा, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो वैल्यू होता है बेटा इसका परिणाम होता है, मतलब ये वैल्यू होता है स्मॉल आर का वैल्यू होता है। अब इस स्मॉल आर का वैल्यू यदि मैं पुट करने जाऊं तो मेरे को पता हो सकता है, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर डिवाइड बाई वही सेम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। आंसर कैंसिल होके कितना आ गया 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये एक आपका फाइनली रिलेशन बन गया। कहने का मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए कि दिक्कोज्जाओं में क्या संबंध हुआ करता है, तो इनका जो वर्ग फॉर्मेट होता है और उसका जब अपन एडिशन करते हैं या प्लस करते हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल रहता है बेटा, 1 के इक्वल रहता है। आंसर कितना आएगा उसका 1। आंसर कितना आएगा 1। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं बेसिकली कि दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, दिक् अनुपात से दिक्कोज्जा कैसे निकालते हैं, दिक्कोज्जा से दिक् अनुपात वापस कैसे लेके आते हैं। मैं वापस आपको बता रहा हूँ। दिक् अनुपात को अपन लिखते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। दिक्कोज्जाओं को अपन लिखते हैं बेटा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। एक नोटेशन और बता देता हूँ, स्मॉल एल स्मॉल एम और स्मॉल एन। एल एम एन से भी अपन दिक्कोज्जाओं को शो करते हैं, दिक् अनुपात को अपन शो करते हैं ए बी सी से। अब अपन ये देखने जाएंगे कि दिक् अनुपात से दिक्कोज्जाएं कैसे बनती हैं और दिक्कोज्जाओं से वापस दिक् अनुपात कैसे बना करते हैं। बेटा इस टॉपिक से पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है वेक्टर एंड स्केलर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सदिश और अदिश। उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें थोड़ा सा अपने को दिशाओं का नॉलेज हो जाता है कि एक्स एक्स की दिशा को अपन आई से शो करते हैं, वाई एक्सिस की दिशा को अपन जे से शो करते हैं और जेड की दिशा को अपन के से शो करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो। मैं एक बार थोड़ा सा राइट साइड के बोर्ड पे ये लिख देता हूँ। दिक् अनुपात हमेशा डी आर से लिखोगे। इसका नोटेशन होता है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। दिक् कोज्जाएं जो होती हैं उसको लिखते हो एल एम एन या फिर उसको लिखते हो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। इनमें जो एक रिलेशन होता है वो ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। कोई मेरे पास में आर फंक्शन दिया गया है 3i 4j प्लस का 7k। अब अपन ये देखने जाएंगे कि इसका दिक् अनुपात क्या क्या है और दिक्कोज्जा क्या है। सुनना, सबसे पहले इसका डी आर निकालता हूँ। आंसर आएगा 3 4 7। कितना आएगा 3 4 और 7। दूसरा, जब इसका डी सी निकालने जाऊँ तो फॉर्मूला अपन ने शॉर्ट में क्या देखा था x अपॉन आर। एक्स तो कितना होगा 3, y कितना होगा 4 और z कितना होगा 7। बट r चाहिए रिजल्टेंट, मतलब इनका स्क्वायर फॉर्म चाहिए बेटा अपने को। तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर 7 होल स्क्वायर। नेक्स्ट कितना होगा 4 अपॉन 3 होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। नेक्स्ट कितना होगा 7 3 होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर फिर कितना होगा 7 स्क्वायर। ये किस किस का वैल्यू मिल जाएगा स्मॉल एल स्मॉल एम और स्मॉल एन। देखो वापस आपके पास में बेसिक ये क्वेश्चन था। अब आपको पूछा कि डी आर कितने होंगे तो आप बोलोगे 3 4 7। किसी ने पूछा डी सी कितना होगा तो 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 4 अपॉन 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर और फिर कितना होगा 7 अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा एल एम और एन के वैल्यूज़ हो जाएंगे। समझ में आ गया?
तो ये आपका पास में बेसिक रहेगा। अब कोई क्वेश्चन ये आ जाए कि जब DC से DR कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो ये आंसर है, इसमें कॉमन टर्म्स कौन सी है, ये टर्म है, इसको कैंसिल आउट कर दो, आपके पास में क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, DR क्या है 3 4 7। समझ में आ गया। अब यदि अपने पास में एंगल फॉर्म है तो अपन कैसे चेंज करेंगे, सपोज दैट कोई पॉइंट है बेटा वो 3D में प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि कोई मेरे पास में बिंदु है और वो 3D में प्रेजेंट है, मतलब 3V में ज्यामिति में, और वो जो एक्सिस के साथ में कोण बना रहे हैं वो 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का बना रहे हैं। तो आपको उसके दिक् अनुपात और दिक्कोज्जय निकाल रहे। अब आपको पता है कि कोण दे दिया तो सबसे पहले क्या निकलेगा, दिक्कोज्जय। क्या निकलेंगी, L M N cos 30 cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री। cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 45 कितना होता है, 1/√2। और cos 60 कितना होता है, 1/2। समझ में आ गया। अब इनका सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही क्या होता है आपका, वही क्या होता है आपका दिक् अनुपात। तो चलो मैं दिक् अनुपात निकालता हूँ, ABC √3/2 1/√2 और यहाँ कितना हो गया 1/2। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा √2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1। ये क्या मिल गए इसके दिक् अनुपात। थोड़ा वापस देखते हैं इस टॉपिक को। जो अपन 3D ज्योमेट्री बना रहे हैं उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन यदि को अपने को वेरीफाई करना है या चेक करना है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को आपको वेरीफाई करना है। 2 टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है। पहला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, दिक् अनुपात, और दूसरा टॉपिक कौन सा होना चाहिए, दिक्कोज्जय होना चाहिए। दिक् अनुपात को अपन कैसे लिखते हैं, A B और C से। दिक्कोज्जयों को लिखते हैं अपन L M N। ये तो होते हैं बेटा संख्यात्मक मान के संकेत। जब अपने पास में कोई एंगल या कोण दिया गया तो उसका जो संकेत हुआ करता है हमेशा वो क्या हुआ करता है, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। अब जो इनमें एक संबंध होता है किसमें, दिक्कोज्जयों में। दिक्कोज्जयों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा। इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1। समझ में आ गया। अब दूसरी सिंपल ट्रिक देने जा रहा हूँ। जो भी आपको गुणांक मिला करते हैं, कोई क्वेश्चन लेता हूँ, कैपिटल A वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस के 4j माइनस का 8k। जो आपको गुणांक मिलते हैं वो हमेशा दिक् अनुपात होते हैं। जो आपको गुणांक मिलते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, दिक् अनुपात। और जो आपके पास में दिक्कोज्जय होती हैं वो इन गुणांकों को लिखते जाइए और साथ साथ में क्या करना आपको, इनका जो परिणाम है मतलब जो स्मॉल r फॉर्म है उसका आपको क्या करना है, डिवाइड। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूं तो इसका जो दिक् अनुपात होगा वो तो कितना होगा, +3 -4 -8। इसमें जो L M और N होगा वो होगा 3 होल स्क्वायर में क्या आएगा, 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर। इसमें कितना आएगा, -4 डिवाइड बाय सेम टर्म जो अपन ने यहाँ यूज़ करी थी, N में कितना आएगा -8 और सेम टर्म, ये आंसर आ जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक में ये क्लियर किया था कि जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन हो, ये बेटा ट्रिक क्यों दे रहे हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन को क्विक करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो 3 -4 और -8 ये तो क्या होगा, इसकी दिक् अनुपात, और ये क्या हो जाएंगे बेटा, इसके दिक्कोज्जय। समझ में आ गया। तो अब आपके ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए कि दिक् अनुपात से दिक्कोज्जय कैसे निकाली जाती हैं और दिक्कोज्जयों से दिक् अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब आपको बेटा ये चेक करना है कि जब 2 दिक् अनुपात हों या 2 बिंदु के कोऑर्डिनेट हों तो इनका एक कॉमन दिक् अनुपात क्या हुआ करता है। चलो देखते हैं बेटा। इसके साथ अपन आज ये भी क्लियर कर लेंगे, जब 2 बिंदु अपने पास में है। देखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी इम्पोर्टेंट है, 2
बिंदुओं से दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं ज्ञात करना। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाओ आप जिसमें दो बिंदु हैं, एक तो फर्स्ट पॉइंट एक ए ये रहा और सेकंड पॉइंट मेरे पास में बी ये रहा। जो ए पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1 z1 और सेकंड का मैंने एज्यूम कर लिया x2 y2 और z2। समझ में आ गया बेटा? मेरा हेडिंग क्या था? जब दो बिंदु आपके पास में दिए गए हैं, कितने बिंदु दिए गए बेटा? दो बिंदु। जब आपके पास में दो बिंदु दिए गए हैं तो इनका दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे? तो सुनना, मैंने पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1 और z1, दूसरे बिंदु का मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया x2 y2 और z2 ले लिए। अब आपको इनका एक कॉमन दिक् अनुपात चाहिए। बेटा कॉमन दिक् अनुपात के लिए मैंने आपको सदिश में पढ़ाया था, जब आपको कोई AB निकालना हो, जब आपको AB सदिश निकालना हो तो इसका बेसिक मीनिंग होता है सदिश B में से सदिश A को क्या करना है? माइनस करना है। क्यों करना है? वहाँ पे क्लियर हो गया था। तो B वाले सदिश में से A वाले सदिश को क्या करना है? माइनस। तो पहले B वाला सदिश लिखो बेटा। क्या लिखोगे? x2 y2 z2, इसमें से A वाले सदिश को माइनस करो तो ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा अपने को? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस का z1, ये आपको मिल जाएगा। अब अपने पास में मेरा टॉपिक चल रहा था कि x1 y1 z1 और फिर चल रहा था x2 y2 और z2। अब मेरे को इन दोनों में से क्या निकालना है बेटा जी? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात के लिए मैंने आपको वेक्टर में पढ़ा दिया था, सेकंड पॉइंट माइनस का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करो आप, मैंने कर भी दिया। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये आपको बेटा यहाँ पे क्या मिल गए? इसके dr। ये क्या मिल गए? dr। टॉपिक कितना बड़ा लग रहा था बेटा कि दो बिंदु दिए गए तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, लेकिन जब अपन ने इसको बिल्कुल पर्टिकुलर सॉल्यूशन से देखा तो इसका आंसर मिल गया अपने को। और वो आंसर क्या मिल गया कि आपके पास में जब भी दो कोई बिंदु दिए गए हैं, जब भी आपके पास में दो बिंदु दिए गए हैं तो उनका दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु क्या करना है आपको? माइनस। सपोज दैट दूसरे वाला बिंदु कितना है? x2 y2 z2 और पहले वाला बिंदु कितना है? x1 y1 और z1। तो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस का z1। ये क्या निकल गए? dr, दिक् अनुपात। अब ये तो आपको बहुत सिंपल वे में पता है सभी को कि जब दिक् अनुपात का मान मिल जाता है तो दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं? वो जो मान है उनको एज इट इज़ रखा जाता है और नीचे उनके स्क्वायर अंडरवुड कर दिया जाता है। मतलब जो तीन मान अपने को दिए गए हैं उनको आप स्क्वायर अंडरवुड लेके तीनों से डिवाइड कर देना तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा? DC फॉर्म मिल जाएगा। इज इट क्लियर? और मुझे पता भी है बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे हाथों हाथ अपन। देखो, यदि मान लो मेरे पास में A पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4 और मेरे पास में B पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 6 -7 और 8। अब आपको ये पता करना है कि इनका DC कितना होगा। चलो मैं पहले DR फॉर्म निकाल लेता हूँ और उसके बाद में DC निकालना है। तो DR का मतलब क्या होगा? 6 माइनस के 2 -7 -3 8 -4, ये भी 4 हो गया, ये -10 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे था। अब चलते हैं अपन DC फॉर्म पे। DC को आप 4 लगा दो, फिर कितना लगा दो? 10 लगा दो माइनस का, फिर 4। तीन मान तो आपको रखने ही हैं और इनका स्क्वायर अंडरवुड नीचे लगा दो। 4 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, यही नंबर एज इट इज़ डिवाइड हो जाएगा और यही नंबर आपका यहाँ पे एज इट इज़ डिवाइड हो जाएगा। मैं एक बार टॉपिक को बेटा समराइज़ करके लेके आता हूँ। समराइज़ का मतलब जहाँ से अपन पढ़े थे और जहाँ तक अपन अभी पढ़ चुके हैं इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3D ज्योमेट्री क्या होती है। बेटा जिस ज्योमेट्री को अपन 3 विमाओं से बना देते हैं वो कौन सी ज्योमेट्री होती है? 3D ज्योमेट्री होती है। समझ में आ गया? अब तो इस 3D ज्योमेट्री के लिए 2 चीज़ें स्पेशली अपने को पता होनी चाहिए। पहली ये दिक् अनुपात क्या होते हैं, दूसरी ये दिक्कोज्जाएं क्या होनी चाहिए। दिक् अनुपात क्या होते हैं? स्मॉल ABC। दिक्कोज्जाएं क्या होती हैं? LMN। ABC आपके पास में है तो LMN निकाल सकते हो, LMN आपके पास में है तो ABC निकाल सकते हैं। और दिक्कोज्जाओं में एक स्पेशल चीज़ और आती है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि दिक्कोज्जाएं हमेशा दिशाओं का ज्ञान करवाती हैं, या किसी एंगल कितना बन रहा है पर्टिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के सापेक्ष। तो बेटा इसमें जो एंगल बनता है वो कौन सी फॉर्म में बनता है? फर्स्ट एंगल कोस अल्फा जो एक्स एक्सिस के सापेक्ष बनता है, सेकेंड एंगल कोस बीटा जो वाई के सापेक्ष बनता है, और तीसरा एंगल कोस गामा जो जेड के सापेक्ष बनता है। तो मेरे पास में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो अपने गुणांक हैं वही क्या होते हैं? DR। गुणांकों में परिणाम का भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब क्या मिल जाता है? DC। फिर मेरी एक हेडिंग थी कि 2 बिंदुओं से दिक् अनुपात दिक्कोज्जा कैसे निकालते हैं। तो 2 बिंदुओं से दिक् अनुपात और दिक्कोज्जाओं का निकालने का भी बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले आप सेकंड बिंदु में से फर्स्ट बिंदु को माइनस करो तो क्या निकल जाएंगे? दिक् अनुपात निकल जाएंगे। फिर जो 3 आपके पास में मान आते हैं उनके परिणाम का यदि उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? उनका DC मिल जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं वो थोड़ा बता देता हूँ। इसमें जो आप पढ़ने जाओगे वो एक सरल रेखा का समीकरण आएगा और एक आएगा बेटा समतल का समीकरण। सरल रेखा आपने 1D में भी पढ़ी थी, सरल रेखा को आपने 2D में भी पढ़ा था, लेकिन 3D में भी अपन सरल रेखा को पढ़ने जाएंगे। तो सरल रेखा टॉपिक रहेगा, इसमें एक रहेगा बेटा समतल का समीकरण। और ये स्पेशल 100% गारंटी होती है बेटा कि इस टॉपिक में से रेखा और समतल में से एक क्वेश्चन आता है। यदि रेखा का क्वेश्चन आएगा तो समतल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और समतल का क्वेश्चन मिल गया तो रेखा का क्वेश्चन नहीं आएगा। बेटा मैं पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू देख रहा हूं कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो रेखा का आएगा या फिर किसका आता है बेटा? समतल का। हाँ, DC DR के क्वेश्चन कई बार नहीं पूछते, बट यदि आप रेखा और समतल के क्वेश्चन करने जा रहे हो तो आपको वहां पे DC और DR का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये बेटा जो रिमेनिंग आपके पास में रेखा और समतल के समीकरण है वो मैं आपको कल की क्लास में कंटिन्यू बता दूंगा। ओके, या कल की क्लास में हो सकता है, या फिर आज मैं जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसको मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर योर बेटर फ्यूचर। पढ़ाई का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखो, रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ओके।